नमस्ते। किसी दोस्त ने कंसीट के बारे में पूछा कि कंसीट क्या है मतलब कि कैसे आता है डेली लाइफ में, क्या कंसीट की तरफ ले जाता है, क्या नहीं ले जाता। तो कंसीट को समझने के लिए मैंने देखा बुद्ध क्या बोल रहे हैं इस पे। वैसे इसको मैं समझने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था। समझने मतलब एक्सपीरियंशियल लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, पर इंटेलेक्चुअल बात कि बुद्धि के स्तर पर समझ आ जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस के स्तर पे समझ आने का मतलब है कि आपको एक डुबकी लग गई जो सोतापन की है, उसमें पहले कंसीट ख़त्म हो गया, लगभग बहुत कम रह गया, 99.99% ख़त्म हो गया। तो पाली में इसके लिए शब्द है मान। अब उस मान को आप संस्कृत में या हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो जिससे सम्मान बना, तो मान तो बहुत अच्छा समझा जाता है। जब कोई कहते हैं उन्होंने हमारा बहुत मान किया, बहुत सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। तो अब अगर कंसीट को देखें बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा कई बार नहीं, जो बुद्धिस्ट टीचिंग है बहुत अलग है, बहुत स्पेशल है। इस तरीके से और कहीं है कि नहीं है पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना नहीं। और इसी के कारण मैं बहुत कंफ्यूज भी रहा, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि 3 तरह की कंसीट है। जनरली तो कंसीट का मतलब क्या माना जाता है कि बहुत ज़्यादा किसी को प्राइड है, बहुत घमंड है, जिसको हिंदी में कहेंगे अहंकार, ममंकार। लेकिन बुद्ध कहते हैं 3 तरह की कंसीट है भाई। या तो आप अपने को दूसरे से बड़ा समझ रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, बॉडी भी हो सकती है, आपकी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, हैंडसम है, उससे भी मान आ सकता है, उससे भी कंसीट आ सकती है। आपके पास बहुत रुपया पैसा है, बहुत धन दौलत है, उससे आ सकता है। आपके पास बहुत बड़ा पद है, जैसे नेताओं को अक्सर हो जाता है, जैसे ट्रंप के लिए कहा जाता है कि साहब बहुत कंसीटेड है। पता नहीं और भी होंगे, मतलब इस देश में भी होंगे, पर चलो ट्रंप की बात कर लेते हैं, वहाँ से कोई नहीं आने वाला इधर। तो मान सम्मान का वो हो सकता है, इसका भी हो सकता है कि अरे मैं तो एकदम फकीर हूँ। उसमें भी कंसीट आ सकती है कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो ऐसे रहते हैं। मतलब एक कंसीट कहीं से भी आ सकती है। तो ये माना जाता है ना कि आप जब अपने को कुछ बड़ा समझते हैं, लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कंसीट है 3 तरह की। एक तो आप अपने को बड़ा समझ रहे हैं किसी भी रूप में, एक अपने को छोटा समझ रहे हैं, और एक बराबर समझ रहे हैं। तब ये बात काफ़ी टाइम तक समझ नहीं आई कि मतलब छोटा समझ रहे हैं, इसमें कंसीट क्या है। कम्प्लेक्स तो कह सकते हैं, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। कंसीट क्या है इसमें, मतलब तो ह्यूमिलिटी समझा जाता है ना। अगर कोई कहता है साहब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, ह्यूमिलिटी है। इक्वलिटी, अब इक्वल समझ रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है साहब। तो फिर इस पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि भाई ऐसा क्यों है। तो फिर जो बुद्ध कह रहे हैं ना, बुद्ध कह रहे हैं कि भाई मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ या मैं बराबर हूँ, मतलब कि अजम्पशन ये है कि मैं है, देयर इज़ अ मैं, देयर इज़ अ सेल्फ। अब वो कह रहे हैं सेल्फ है ही नहीं, तब एक कंसीडर तो ख़त्म होगी। जब सेल्फ ही नहीं है तो किससे कंपेयर करेंगे, कुछ भी नहीं है कंपैरिजन के लिए। तो वहाँ फिर ये टीचिंग अलग हो जाती है। वो कह रहे हैं देयर इज़ नो सेल्फ, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमानेंट आत्मा नहीं है। अब अगर रिबर्थ के सेंस में, पुनर्जन्म के सेंस में आप कहते हैं कि फिर पैदा क्या होता है, तो वो कहते हैं भाई कॉन्शियसनेस है, जो एक प्रोसेस है, कोई चीज़ नहीं है। वही प्रोसेस जो मरते समय जो कॉन्शियसनेस होती है वो कहीं और मैनिफेस्ट होती है, उस वेवलेंथ पे आपका पुनर्जन्म होता है। अगर आप पुनर्जन्म मानते नहीं हैं तो ख़त्म होगी कहानी, फिर तो यही ठीक हो गया।
बुद्ध कहते भी हैं कई बार कि जो अनाइलिस्ट है ना, जो मानते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं है, वो कि ध्यान को जल्दी समझ सकते हैं और जल्दी उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे पीछे तो उन्होंने ख़त्म कर रखा है। उनका ये है कि यहाँ रहना है, तो वो कि ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं, बजाय इसके कि जो कहते हैं कि अच्छा पिछला भी है अगला भी है तो पता नहीं इसमें भी काफ़ी है सेकुलर, तो आजकल उनको सेकुलर कहने लग गए तो एनीवे, तो इसको समझने के लिए फिर हमको जाना पड़ेगा अनंत लक्षण सूत्र पे, या जो टीचिंग 5 एग्रीगेट्स की है। तो जिन्होंने पूछा है तो पढ़ते भी हैं, ध्यान भी करते हैं, काफ़ी जानते हैं, मतलब काफ़ी समझने की कोशिश करते हैं। और ये टीचिंग तो सुनी होगी आपने पहले भी, लेकिन इसको बताना ज़रूरी है। एक बुद्ध ये कहते हैं कि बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, तो कई बार नए कनेक्शंस बनते हैं, नई चीज़ पता चलती है। तो जो अनंत लक्षण सूत्र है, जो दूसरा सूत्र है, मतलब अनात्म लक्षण सूत्र, या कह सकते हैं कि देयर इज़ नो सेल्फ, तो नहीं, नॉन सेल्फ टीचिंग जो है, तो उसमें बुद्ध क्या कह रहे हैं भिक्षुओं को, बहुत छोटा सूत्र है ये भी। एक शरीर है, एक मन है, मन के 4 हिस्से हैं, संज्ञा परसेप्शन जो परसीव करती है। अभी चिड़िया बोल रही उधर, उसने साउंड देखा, पता क्या, अच्छा क्या हुआ है, कौन सी चिड़िया है, अब पता नहीं चल रहा वैसे कौन सी है। वैसे मैं ये वीडियो एक्चुअली मैंने कल बनाया, एक और जगह है, एक और चेरी ट्री है, और जब मैं उसको सुन रहा था तो एक पार्ट्रिज है ना, एक तीतर होता है, बहुत तेज बोलता है, और वो उधर ही बैठा हुआ था क्योंकि उधर काफ़ी सारे पेड़ हैं। और जब मैं एडिट कर रहा था तो मेरे कान में वो आवाज़ इतनी तीखी आ रही थी, मैंने कहा भाई अब तो बहुत मुश्किल है, अब मुझे वो आता नहीं है कि इसको कैसे हटाना है, पता नहीं कुछ होता होगा फिल्टर, मेरे को डिलीट करना पड़ा। एनीवे, तो जो 4 हिस्से हैं, एक तो संज्ञा है, संज्ञा ने परसीव किया, जैसे मतलब आँख ने दृश्य देखा, या कान ने सुना, जैसे मैं चिड़िया का उदाहरण दे रहा था। तो जैसी आँख का स्पर्श हुआ किसी दृश्य से, किसी साइट से, कान का स्पर्श हुआ किसी साउंड से, नाक का स्पर्श हुआ किसी गंध से, जीभ का स्पर्श हुआ किसी टेस्ट से, त्वचा का स्पर्श हुआ किसी चीज़ से जो इसको छुआ, मन का स्पर्श हुआ किसी थॉट से, किसी इमोशन से। तो संज्ञा ने उसको परसीव किया, प्लस उसका इवेल्यूशन किया, उसका जजमेंट किया, उस जजमेंट के हिसाब से एक संवेदना, एक सेंसेशन बॉडी में हुई। अब वो परसेप्शन कैसा था, उस संज्ञा ने कहा कि बहुत अच्छा था, ये बहुत ख़राब था, ये ठीक ठीक था, बीच बीच का था, ये न्यूट्रल था, उस हिसाब से एक सेंसेशन होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत वीक, एग्रीएबल, डिसएग्रीएबल, बहुत प्लेजेंट या अनप्लेजेंट। फिर जो तीसरा हिस्सा है मन का, संस्कार या मेंटल फॉर्मेशन, तो एक मेंटल फॉर्मेशन बना, एक संस्कार बना, और कॉन्शियसनेस ने ये सब जाना, कॉन्शियसनेस के ही ये हिस्से हैं। और जो संयोजन वाली जो टीचिंग है, संयोजन का मतलब कि जो संस्कार बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें यह है कि अगर दृश्य को देखा आँख ने कोई साइट देखी और एक संस्कार बनने वाला था, लेकिन वहाँ अवेयर हो गया, तो वो संस्कार नहीं बनेगा, ख़त्म हो जाएगा या बहुत कमज़ोर बनेगा। तो फिर बुद्ध पूछते हैं भिक्षुओं से, ये जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, जो मतलब 5 उनके दोस्त थे जो पहले अलग हो गए थे, फिर वो बुद्ध उनके पास गए, फिर पहला वाला सूत्र उनको सुनाया, जिसमें से एक भिक्षु जो है श्रोतापन्न हो गया। श्रोतापन्न का मतलब जो पहली स्टेज है इनलाइटनमेंट की। स्रोत का मतलब होता है सोर्स,
तो एक सोर्स में पड़ गया एनलाइटनमेंट के। तो पहली स्टेज पे मैं ख़त्म हो गया बेसिकली, जिस कंसीट की हम बात कर रहे हैं सकाय दिट्ठी कि मैं कुछ है, ये शरीर में है, ये मन में है, वो ख़त्म हो गया 99.99%। रिचुअल्स से कुछ हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो गया। विचिकित्सा मतलब संदेह कि इस रास्ते से कुछ हो सकता है, कहीं पहुंच सकते हैं, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने एक झलक देख ली। तो फिर वो भिक्षुओं से पूछते हैं क्या इस शरीर में है? तो शरीर तो ख़त्म होने वाला है, सबको मालूम है, शरीर तो मैं नहीं है, क्या इसके अंदर कोई मैं है? अब ये कहा जाता था कि जो वैदिक ट्रेडिशन है, शायद अभी भी कुछ लोग मानते हैं कि एक कोई मैटर है, आत्मा वहाँ रहती है और जब शरीर मरता है तो वो मैटर निकलता है बाहर, तब एक पदार्थ है। अब साइंटिस्ट ने कहा कहाँ है वह पदार्थ? उन्होंने तो क्या क्या देख लिए, वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के जो मशीन से भी नहीं दिखते, क्या क्या है वो, फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क। उन्होंने कहा यार इतने छोटे तो देख लिए, ऑलमोस्ट वो कह रहे हैं कि तो सब स्पेस है, सब वेवलेट्स है। तुम कह रहे हो कि आत्मा है और वो उधर रहती है ना और निकलती है जब आदमी मरता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब उन्होंने थोड़ा अपनी भाषा बदल दी। उन्होंने कहा नहीं जी ये भी प्रोसेस है। कुछ मैं किसी का सुन रहा था, किसी अद्वैत के काफ़ी अच्छे टीचर हैं, मतलब मैं उनको काफ़ी अच्छा मानता हूँ, कभी कभार उनको सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, कुछ मैटर नहीं है। तो बुद्ध उसको पहले से प्रोसेस कह रहे हैं, तो उसको आत्मा कह लो, आप कॉन्शियसनेस कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप यहाँ आ गए कि वो प्रोसेस है तो ठीक है। तो कह रहे हैं भाई शरीर आत्मा नहीं है, शरीर के अंदर कोई आत्मा नहीं है, कोई सोल नहीं है। ये जो मन के चार हिस्से हैं, संज्ञा आत्मा है? नहीं है। उस संज्ञा के अंदर कोई आत्मा है? नहीं है। जो सेंसेशन है, जो संवेदना है, वो आत्मा है? नहीं है। उसके अंदर कोई आत्मा है? नहीं है। इसी तरह संस्कार, इसी तरह विज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस, न तो वो आत्मा है न उनके अंदर कोई आत्मा है। तो इसका मतलब इस शरीर मन में तो कुछ आत्मा है नहीं, कोई मैं है ही नहीं। तो जब कोई मैं है ही नहीं तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? उधर भी कोई मैं नहीं है, इधर भी कोई मैं नहीं है, तो मैं तो ख़त्म हो गया लेकिन अब इंटेलेक्चुअली तो हमने समझ लिया, लेकिन जब एक्सपीरियंस पे आता है यार, किसी ने किसी ने थोड़ा सा आपको कुछ कह दिया तो होगा कैसे कह दिया अभी तूने तो तूने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया। हर्ट क्या होता है? हर्ट वही तो हो रहा है, ईगो हर्ट हो रहा है ना तो वो इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं। अभी आता कहाँ से? ये तो इनबिल्ट है। वहाँ जो है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की टीचिंग आ जाएगी। इसलिए ये कंसीट वाला सब्जेक्ट बहुत गहरा हो गया, मतलब सारी जड़ ये है। तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में क्या कह रहे हैं? अविद्या पच्चय संखारा, संखार पच्चय विज्ञान, मतलब अविद्या है, इग्नोरेंस है, उसके कारण संस्कार बना। कौन सा संस्कार बना? अब ये फिर से सेकुलर लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है वो ये है कि जब मर रहा था आदमी, वहाँ क्योंकि इग्नोरेंस थी तो इसलिए उसने संस्कार बनाया, मतलब कि अगले उसमें गया, अगले जन्म में गया। अब अगर अनंत हो गया तो उसने सारी अविद्या ख़त्म कर दी, सारा जो इग्नोरेंस है वो ख़त्म हो गई, तो वो अगला जन्म होता नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया तो कुछ है नहीं भाई, उसको ख़त्म करना है। लेकिन वो चूंकि ख़त्म नहीं हुआ था तो वो वहाँ से आ गया, मतलब जहाँ अविद्या है वहाँ कंसीट है। इसी तरह वो 12 लिंक हैं, वो हमने एक बार किया था, तो वो आप देख सकते हैं कहीं। अब इसमें जो एक कड़ी की हमने बात की थी कि जो तृष्णा है उस पे आ गया, विद्या पच्चय संखारा, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूपं, नाम रूप मतलब कि ये बॉडी माइंड बना उससे, नाम रूप पच्चय सलायतन, उससे 6 सेंसेस बनी। सलायतन पच्चया फस, सलायतन मतलब ये 6 इंद्रियों की, जो मैं अभी बात कर रहा था कि आँख ने दृश्य को देखा, कान ने शब्द को सुना,
पच्चया फस मतलब कांटेक्ट हुआ, फस पच्चया वेदना, फस का मतलब स्पर्श, कांटेक्ट, आँख का कांटेक्ट हुआ किसी चीज़ से, कान का कांटेक्ट हुआ किसी साउंड से, नाक का कांटेक्ट हुआ किसी गंध से, और उनका कांटेक्ट अपने ऑब्जेक्ट से हुआ, फस पच्चया वेदना। उसके बाद एक संवेदना हुई शरीर में, वेदना पच्चया तणा, तृष्णा किस पे जागती है? उस संवेदना पे जागती है। इसलिए जब कोई पीने वाला है, जैसे मैं खुद पीता था, एडिक्ट था, और ध्यान करने के बाद वो छूटा और फिर से मैंने पीना शुरू किया, लेकिन तब समझ आ गया कि अबे ये जो सेंसेशन आती है ना उसके बाद, उसके कारण तो एडिक्शन में है। और फिर ये समझ आ गया तो उसको छोड़ना आसान हो गया, क्योंकि फिर आप ध्यान करने लग गए तो वो वाली सेंसेशन नहीं आएगी, पर दूसरी वाली आएंगी। लेकिन ये सारा सेंसेशन का गेम है। तो फस पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणहा, वहां से तृष्णा आई, तणहा पच्चया उपादान, और जो तृष्णा है उससे क्लिंगिंग आई कि अब मेरे को वही चाहिए, वही वाली आइसक्रीम खानी है मेरे को। एक दोस्त के घर में मैं था, 11 बजे अपने वर्कर को भेज रहा, देख देख अभी वो खुला होगा उधर स्टोर कोई आसपास था उनके, वो वाली आइसक्रीम चाहिए, वही वाली। और उसकी बीवी देख रही हमको भी, उसको पता था मैं ध्यान वाला हूँ, और वो उसको डांट रही है, क्यों चाहिए तेरे को वो वाली? वो कर, मेरे को खानी है। अच्छा, फिर आई आइसक्रीम तो उसने किसी को नहीं पूछा और अपने आप खा रहा, हाँ सो नाइस। तो वो क्या है, वो क्लिंगिंग हो गई। अब वो पता नहीं कितनी बार खा चुका होगा, मतलब ये तो बहुत छोटा उदाहरण है, लेकिन जो सेंसुअल प्लेजर में हम जाते हैं तो वही है, वो तृष्णा है, क्योंकि उससे फिर चिपकाव हो जाता है। चिपकाव कहाँ से होता है? उससे पीछे जाएंगे तो वो जो सेंसेशंस आती हैं बॉडी में। तो अगर ये कड़ी हमने ख़त्म कर दी, ये फस पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तणा, जो स्पर्श हुआ और वहाँ हमने देख लिया आहा ये हो रहा है, तो उससे पहले संज्ञा पे जाना पड़ेगा, परसेप्शन पे। अच्छा, उसने परसीव किया, अच्छा ये हुआ, अच्छा ये वेदना हुई, और वेदना आपने देख ली। इसलिए संवेदनाओं को देखना बहुत ज़रूरी है। किसी दोस्त ने एक कमेंट किया था कि ये जो आप जितनी आपकी मेडिटेशन जो आप सिखा रहे हैं, जो गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें सब में आप कह रहे हैं कि पहले ऊपर से नीचे देख लो, मतलब नीचे से ऊपर भी देख सकते हैं। तो आप एक ऐसे बना दीजिए जो बुद्ध ने ओरिजिनल कहा हो। तो बुद्ध ने ऐसे कोई गाइडेड मेडिटेशन थोड़ी दिया, बुद्ध ने तो कहा कि ये करो। अब उसमें सत्यपठान में आप देख लेना ये क्यों कर रहे हैं स्कैनिंग, ताकि बॉडी अवेयरनेस आ जाए, ताकि आप सेंसेशंस को देख सकें। अब आप सांस देख रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, और बॉडी को देख रहे हैं, अवेयरनेस है, तो उसको देखना आ जाएगा आपको। अच्छा, ये थॉट आया तो क्या हो रहा है, अब ये आ रहा है तो क्या हो रहा है, और तब आप बाहर भी देख सकते हैं। अच्छा, आपने कोई बहुत खूबसूरत ऑब्जेक्ट देख लिया तो कैसी सेंसेशन हुई, कोई बहुत बदसूरत देख लिया तो कैसी सेंसेशन हुई, हो क्या रहा है अंदर, वो आपने देखना शुरू कर दिया। तो ये टीचिंग भी इसमें आ जाएगी। अब इससे बाहर कैसे निकलना है, सारी कहानी वो है। तो बाहर निकलने का रास्ता वही है कि हम इसको देखते रहें। जब हम आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं या खोल के, जैसे भी, एक तो वहाँ देखें, वहाँ थोड़ा और गहराई से दिख सकता है, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। हम बैठे हैं, आंख बंद करके ठीक रहता है, खोल के भी कर सकते हैं। तो फिर जो माइंड मैटर फिनोमिना है, इसको हम थोड़ा सा बारीकी से देख सकते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि जब आप धीरे धीरे थोड़ा सा समाधियों की तरफ जाने लग जाते हैं, और जब ये थोड़ा सा ये शोर कम हो जाता है, तो जो चैटर है थोड़ा कम हो जाती है, तो फिर हम थोड़ा सा और गहराई से देख सकते हैं। इसलिए जो स्कूल कहते हैं कि नहीं बिना समाधि के सिर्फ विपස්සना कर लो, वो शायद ठीक नहीं है। हालांकि बुद्ध ने कहा पहले आप समता की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले आप समाधि की प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर विपස්සना कर सकते हैं, या पहले विपස්සना कर सकते हैं फिर समता कर सकते हैं, मतलब कि कंसंट्रेशन के कर सकते हैं, या जो समाधियों की तरफ ले जाता है, या दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। तो जो मेथड मैं करता हूँ कि सांस भी देख रहे हैं, आवाज़ें भी सुन रहे हैं,
सेंसेशन भी देख रहे हैं, उसमें सब आ गया। और सिर्फ ये नहीं है, फिर वॉकिंग मेडिटेशन है, फिर शमशानों का पर्व है, ये 32 पार्ट हैं देखने के, आप वो कर सकते हैं। वो सतीपठान पढ़ के आप जैसा जिस समय का मानस है उस समय वैसे कर सकते हैं। जिस तरह उस समय दिमाग है उसके हिसाब से आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे आप हर समय तो बैठ नहीं सकते, इसलिए बुद्ध ने कहा कि चलो चलने में ध्यान करो। खड़ा है तो जानता है खड़ा है, बैठा है तो जानता है बैठा है, बोल रहा है तो जानता है बोल रहा है, सुन रहा है तो जानता है सुन रहा है, खा रहा है तो जानता है खा रहा है। तो हर स्थिति में जानना है, इसलिए उन्होंने संपजन्य सती संपजन्य की बात की। तो अभी कंसीट तो इनबिल्ट है, मतलब ये मैं तो है ना। अब हमने ऊपर ऊपर से तो जान लिया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को काफ़ी टाइम लगा इसको भी समझने के लिए इंटेलेक्चुअली कि यार मैं इक्वल हूँ तो भी कंसीट है, छोटा हूँ तो भी कंसीट है। तो इस मायने में कंसीट, अब कोई मेरे से ज़्यादा स्किल जानता है तो जानता है भाई, मेरे से अच्छा जानता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल लेवल पे तो आपको मानना पड़ेगा ये, लेकिन अल्टीमेट लेवल पे तो न उधर में है न इधर में है, कहीं मैं है ही नहीं, तो फिर कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो वहाँ तक जाने के लिए समाधियों में जाना पड़ेगा, पहले उसको समझना पड़ेगा कि कहाँ आ रही है कंसीट, कहाँ मैं अपने को छोटा समझ रहा हूँ, कहाँ बड़ा समझ रहा हूँ। चलो पहले बड़ा ही समझ लीजिए, पहले वहीं देख लीजिए कि कहाँ मेरे में सुपीरियोरिटी आ रही है, कि मैं तो यार कुछ हूँ। तो उसी को अगर देखना शुरू कर दिया, अगर वो दिखना शुरू हो गया, तो फिर आप दूसरे भी देखेंगे। कहीं ये ऐसे तो नहीं समझ रहा कि मैं छोटा हूँ, ये कहीं ऐसे तो नहीं समझ रहा कि बराबर हूँ, सब बराबर ही है। तो फिर वहाँ काम करना आसान हो जाएगा, कम से कम इंटेलेक्चुअली। एक बार इंटेलेक्चुअली समझ आ जाए तो एक्सपीरियंस पे उतरेगा, जब आना होगा एक्सपीरियंस पे तब आएगा। ज़बरदस्ती तो काम कर नहीं सकते। राग द्वेष को अलग कर दो, ख़त्म कर दो, ख़त्म तो नहीं कर सकते, हाँ अलग थोड़ा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं उनको। तो पहले देखना है, इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि पहले देखो उसको। विपස්සना का मतलब ही है देखना, ख़ास तौर से देखना, वही विपස්සना है। इसलिए उन्होंने वहाँ से शुरू किया कि अब बहुत सारे स्कूल में कहते हैं ना कि हाँ ख़त्म कर दो, छोड़ दो उसको, जो आपकी कंसीट है छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, ममंकार को छोड़ दो। कैसे छोड़ दो भाई? तो वो सिर्फ पढ़ाने वाली बात है, पढ़ा लो, पढ़ा के कुछ भी बोल लो। एक्सपीरियंस पे कब आएगा? जब आप यहाँ देखेंगे, यहीं, बहुत बाहर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखने से समझ आ जाएगा, फिर आप यहाँ भी देखना शुरू कर देंगे। इसीलिए गुरु नानक देव ने कहा कि यथा बाहो तथा अंतो, जैसे बाहर है वैसे अंदर भी है। तो वो वहाँ से बात कर रहे हैं कि वो जो माइंड मैटर फिनोमिना है वो वहाँ भी वैसी है और यहाँ भी ऐसी है, वैसे काम करता है। लेकिन वो एक्सपीरियंस के लेवल पे कह रहे हैं। अब हमने बोल दिया कि हाँ जी वो ये कह रहे हैं, तो हमको पता थोड़ी है क्या है वो, क्योंकि जब तक एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ तब तक तो नहीं कह सकते। तो इसका पहला एक्सपीरियंस होगा सोतापन्न की स्थिति में। अब कई जो नए लोग कहते हैं कि आप तो बोल के चले जाते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती, तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो श्रोतापन्न है कि मतलब स्ट्रीम एंटरर, यानी कि उसको एक डुबकी लग गई इनलाइटनमेंट की। तो उसमें जो सकाई दिट्ठी है, जो मैं है, ये ख़त्म हो गया। उसने देख लिया मैं तो कुछ है नहीं इसमें, ये नेचर का हिस्सा है, सभी नेचर का हिस्सा है। कोई भी इंडिपेंडेंटली नथिंग एग्जिस्ट, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं है। ये पेड़ है, ये पौधा है, ये माइक है, वो फ़ोन है, इधर जो भी ये हवा चल रही है, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं है। डिपेंडेंसी हर एक की एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। अब हमें खाना नहीं मिला, हवा नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तो कल हो जाएगा हो जाएगी कहानी ख़त्म। ऐसे पेड़ को भी ना मिले, उसकी भी कहानी ख़त्म हो जाएगी। सबका यही होने वाला है। तो सबकी डिपेंडेंसी है एक दूसरे चीज़ से। तो वो इसको समझ गया, जिसको एक डुबकी लग गई सोतापन की, उसको समझ गया कि अरे ये कुछ नहीं है। एक रिचुअल्स के प्रति उसका
ख़त्म हो गया कि इससे कुछ होगा, मैं धूप में खड़ा रहूँगा तो उससे कुछ हो जाएगा, पानी में खड़ा रहूँगा तो उससे कुछ हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक विचिकित्सा ख़त्म हो गई, मतलब कि डाउट ख़त्म हो गया। अब जो दूसरी स्टेज है सकदागामी की, उसमें कुछ और ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो राग द्वेष है यानी कि लस्ट और हेट्रेड है वो थोड़ा कम हो गए। और अनागामी की स्टेज में ये लस्ट और हेट्रेड ख़त्म हो गया, अभी भी हल्का मान है। लेकिन बुद्ध कहते हैं बहुत सारे सूत्रों में, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं बाय द वे इस पे कंसीट पे, वो कहते हैं कि भिक्षुओं अगर आपने एक चीज़ छोड़ दी, एक चीज़ त्याग दी, कंसीट मान अगर आपने छोड़ दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप तीसरी स्टेज पे चले जाएंगे सीधे मान उसके, अनागामी की स्टेज पे। हालांकि वहाँ भी मान है। वहाँ क्या मान है कि कुछ तो है यार, मेरे को कहीं तो जाना है, इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरे को कहीं पैदा होना है, बस इतना सा रह गया, इसीलिए कि वो कहीं और पैदा होता है। और अनंत हो गया, सब खत्म। तो अनंत में सारे फेटर्स खत्म हो गए, 10 के 10। जो अनागामी में 5 हो गए, मतलब हेट्रेड भी ख़त्म हो गया, लस्ट भी ख़त्म हो गया, अनंत में सब खत्म हो गए, मान भी ख़त्म हो गया, जो कि स्लाइट इरिटेशन रहती है वो भी ख़त्म हो गया, अविद्या आखिरी है कि मतलब इग्नोरेंस है, वो भी ख़त्म हो गया। तो अब इस एंगल से देखेंगे तो फिर लगता है कि अच्छा सेंट्रल पॉइंट तो यही है, कंसीट ही है भाई असली। अगर ईगो ही थोड़ा ख़त्म होने लग जाए और ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो बस काम बन गया। मतलब यही शायद सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, और इसी को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर क्या करना है ध्यान करना है, ध्यान करना है, माइंडफुल लिविंग है। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है जैसे परसों का भी था, कल का भी था, सिर्फ बैठना ध्यान नहीं है, सब कुछ ध्यान है। आप देख रहे हैं वो जो संयोजन वाला है, तो जब तक आंख बंद करके बैठे हैं तो दृश्य तो दिखेगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैंने कई बार कहा, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा मेरा तो लस्ट बहुत नीचे चला गया, कुछ दिख नहीं रहा, तो यहाँ तो कोई ट्रिगर ही नहीं है ना। अब कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट आएगा तो तब दिखेगा ना कि क्या हो रहा है। तो जैसे आप देखते होंगे ना, बहुत सारी वैदिक ट्रेडिशन में बहुत सारी कहानियाँ हैं कि विश्वामित्र ऋषि और फलाने ऋषि अलाने ऋषि कितने टाइम से तपस्या कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने समझा ख़त्म हो गया, क्योंकि वो समाधि में चले गए डीप, ख़त्म कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही आया और जैसे ही वहाँ से मेनका आई और कौन कौन से अप्सराएँ हैं वो आई, बस 2 मिनट में हो गया कार्यक्रम, वापस आ गए, लस्ट आ गया। तो मतलब वो अरंतु हुए ही नहीं थे। तो इसलिए उन सिस्टम की अलग कहानी, इन सिस्टम की अलग कहानी। जैसे दुर्वासा ऋषि की कहानी है, तो उनका तो क्रोध ही ख़त्म नहीं हुआ, बोले ऋषि है। ऋषि का मतलब जिसने देख लिया सब अरंत हो गया, उसको ऋषि बोलते थे। लेकिन अब उस परंपरा में उसको भी ऋषि बोल दिया, जो कि श्राप दे रहा है किसी को भी, जहाँ जाता है वहाँ उसकी छवि ऐसी है दुर्वासा ऋषि की कि बहुत गुस्सैल आदमी है। कहाँ का ऋषि भाई लेकिन उस परंपरा में कहा गया उसको ऋषि। और ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि उस समय समझा जाता था कि बल तो गहरी समाधि में चले गए तो बस मिल गया, सब हो गया। वो जब वापस आएगा वो फिर आ जाएगा, जैसे ट्रिगर आएंगे वापस आ जाएगा। अनंत का मतलब कोई ट्रिगर ख़त्म, कोई ट्रिगर है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। वो स्थिति बहुत आगे की है। अभी हमको क्या करना है, माइंडफुल लिविंग, शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जीना है। दानशील समाधि प्रज्ञा, माइंडफुल लिविंग, ठीक तरीके से जियो, वर्कआउट करो, थोड़ा योगा भी कर लो, उसको भी अवेयरनेस के साथ करो, ध्यान करो रोज़ कम से कम। अगर नहीं करना शुरू किया तो कम से कम 10 मिनट बैठना शुरू कर दो, 5-10 मिनट, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। नज़र तब आएंगे जब आप करेंगे। थोड़ा एक्सरसाइज करो, अगर शरीर थोड़ा मोटा हो रहा है, भारी हो रहा है, तो थोड़ा कुछ करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, युक्त आहार विहार, बुद्ध बहुत सारे मॉडल देते हैं। कुल मिला के माइंडफुलनेस, माइंडफुल लिविंग के सारे मॉडल्स हैं, तो उन पे चलना शुरू कर दीजिए, सब अच्छा होगा। कंसीट्स पहले समझ आनी शुरू हो जाए, ख़त्म कब होगी हम देख लेंगे, लेकिन
पहले समझ आनी शुरू हो गई। और एक चीज़ और मैंने जो नोटिस की, मैं वो भी बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ आया ना, जैसे गुस्सा आ गया माना, तो फिर एकदम से दूसरा हिस्सा कहता है कि अरे ये तो बहुत बेकार हो गया। अगर आप उस वहीं देख सकते हैं इसको कि अच्छा आ गया, बस ये बेकार है, अच्छा है, उसको हटा दो, मतलब वो हट जाए, वो अवेयरनेस ऐसे आ जाए कि वो जो संयोजन बन रहा है वहाँ पे खड़ा है, वहाँ पे देख लिया आपने, तो फिर कहानी अलग होती है। क्योंकि फिर आप इसको पर्सनलाइज नहीं कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं अच्छा एंगर आया है यार, ये लस्ट आया, अच्छा, उसको ड्रैग नहीं कर रहे हैं आप ये नहीं करेंगे तो बहुत ख़राब हो गया। क्योंकि जैसे आपने ये इवेल्युएशन करना शुरू कर दिया तो अब सैया बहुत प्रबल हो गई और उसने कहना शुरू कर दिया तू ख़राब है या तू अच्छा है। तो अगर वहाँ रुक सकते हैं तो फिर आपने उसको सही तरीके से देखना शुरू कर दिया। क्योंकि जहाँ उसने थोड़ा सा आगे खींच के ले गया संस्कार की तरफ, तो तब तो थोड़ा देर हो जाती है। वहाँ जैसे संयोजन बन रहा वहाँ देखना शुरू कर दिया। इसलिए मेरे हिसाब से टीचिंग सबसे गहरी है, संयोजन वाली। तो मैंने कोशिश की है, आप बताना, थोड़ा करना फिर कमेंट कि क्या हुआ, क्या आपने इंसाइट्स देना। क्योंकि मेरे को कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं भाई इसका कि मेरा ईगो ख़त्म हो गया हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, दिखने लग गया। कई बार मैं उसको देख लेता हूँ वहाँ पे जहाँ पे उस संयोजन बनना है ना, वहाँ दिख जाता है कई बार, तो उससे फिर एनर्जी मिलती है थोड़ी सी। तो आप बताना, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा। नमस्ते।